बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली। पफिन क्लब चैनल में आपको खुशामदीद। आज की ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद है FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टैक्स के हवाले से डिस्कशन करना। टैक्स की बात करता चलूँ तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज़ कर रहे होते हैं तो आपने 236 और C का तो जिक्र सुना ही होगा। और जब भी गवर्नमेंट कोई टैक्स इम्पोज करने के लिए जा रही होती है या अगर कोई रिलैक्स दे रही होती है तो एक मेजर चेंज आप इकॉनमी के ऊपर देखते हैं। तो इसके हवाले से मैंने रब्ता किया। मोहम्मद एहसन मलिक साहब रियल इस्टेट एनालिस्ट हैं। कहीं मॉर्निंग शोज़ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, कहीं प्रोग्राम्स में वो गुफ्तगू कर चुके हैं। तो मैं आप पहुंचा इस्लामाबाद और मैंने सर को अप्रोच करके जो सर की गुफ्तगू से ये अंदाज़ा लगाया कि आने वाला जो टाइम है वो रियल इस्टेट इंडस्ट्री के लिए बहुत बेहतर होने वाला है। तो चले आइए चंद एक सवालात थे मेरे सर से, सर की ज़ुबानी सुनते हैं और अपने इस पाकिस्तान रियल इस्टेट इंडस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। तो सर से जो सबसे मेरा पहला सवाल था वो सवाल था, सर आप फ्यूचर रियल इस्टेट इंडस्ट्री का कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान में? बैक ईयर की बात करूं तो ये सुनने को आ रहा था कि इलेक्शन के बाद रियल इस्टेट पाकिस्तान की बेहतर हो जाएगी। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि 2024 में पाकिस्तान की रियल इस्टेट इंडस्ट्री बेहतर हो जाएगी? तो सुनिए सर ने क्या कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, थैंक यू। लोगों को जो उम्मीद थी वो बिल्कुल ठीक उम्मीद है, बट थोड़े से जो हमारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंडीशंस थी वो थोड़ी सी मिस हैंडल हो गई, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप ये कह लें कि चीज़ें प्रोलॉन्ग हो गई। बट मैं ये समझता हूँ कि अभी बजट आ रहा है और बजट में रियल इस्टेट के लिए उम्मीद है कि काफ़ी बेहतरी होगी। पॉजिटिवली उन सेक्टर्स के लिए जो जेन्युइन काम कर रहे हैं उनके लिए ज़रूर सख्ती होगी। वो डेवलपर, वो बिल्डर जो टैक्स नेट से बाहर हैं या जिनके पास लैंड कम होती है, फाइल ज़्यादा बेचते हैं, या वो बिल्डर जो ज़मीन पे खड्डा मार देते हैं और फ्लैट और दुकानों की बुकिंग शुरू कर देते हैं, या उनके ऊपर रेंटल पे करना शुरू कर देते हैं, इसके लिए सख्त किस्म के इक़दामात की तैयारी हो रही है बजट में। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे सेक्टर के लिए ये बहुत पॉजिटिव बात है कि जो इसमें काली बेड़े हैं उनका एहतसाब होना चाहिए। मेरा सेकंड मेजर क्वेश्चन सर को ये था कि सर आपको दिखाई दे रहा है कि आने वाले महीनों में जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाएगा और इससे क्या रियल इस्टेट इंडस्ट्री में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? तो सुनिए सर ने क्या कहा। अली, बात ये है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैंक ने इंटरेस्ट रेट आपके ऊपर किए और लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन बन गई कि आप 22% आप अप्रॉक्सीमेटली को करोड़ के पीछे को 2.25 लाख रुपए महीना आपको मिल रहा है। और जो मुल्क में इकोनॉमिक कंडीशन थी, रियल इस्टेट की कंडीशन थी, लोगों ने ये बेहतर समझा कि वो पैसों को बैंक में रखें और अपने कैपिटल को सिक्योर करें। अब जो बजट आ रहा है और प्लस उस वक्त की इन्फ्लेशन और आज की इन्फ्लेशन में बहुत फ़र्क है। आज इन्फ्लेशन 17.3 पे खड़ी है और मॉनेटरी पॉलिसी की अब जो नेक्स्ट मीटिंग है वो कोई 10 जून को है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15 मई को जो IMF का विज़िट होगा, जिसमें कि हम फर्दर लोन के लिए उनसे नेगोशिएट करेंगे और उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिस्कस किया जाएगा बाय फाइनेंस मिनिस्टर। तो उसके बाद इमीडिएटली ये जो इंटरेस्ट रेट है या कायबोर जिसको आप बोलते हैं, ये ड्रॉप करेगा। जब ये ड्रॉप करेगा तो फिर बैंकों से जब पैसा बाहर आएगा तो फिर वो ऑटोमेटिकली एक ही ओपनिंग है, दैट इज़ रियल इस्टेट। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को आज से इस चीज़ पे सोचना चाहिए, इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि वो अपना कैपिटल बैंकों से विड्रॉ करके और रियल इस्टेट में लगाना शुरू करें, क्योंकि बजट के बाद या आप 1 जुलाई से कह लें, मैं रियल इस्टेट को बड़ा पॉजिटिवली बिहेव करता हुआ देखता हूँ। इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट ड्रॉप होने की बात हो रही है, मैं बैंक्स के नाम नहीं लूँगा, इवन आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। बैंक्स ने आज से मतलब पिछले 10-15 दिन से लोगों के साथ लॉन्ग टर्म 3 साल, 4 साल, 5 साल पे लोगों को 16%, 17% इंटरेस्ट रेट पे चीज़ें ऑफ़र करना शुरू कर दिया। आप सोलर लगवा लें, उनसे गाड़ी लीज करवा लें, तो वो ऑलरेडी बैंक वाले भी ये असेस कर रहे हैं कि ये इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हो जाएगा। अब आगे रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट की बात ये है कि हमारी गवर्नमेंट इसको नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर कहती है,
बट हमारी पब्लिक का जो ट्रस्ट लेवल है वो रियल इस्टेट के अलावा किसी चीज़ पे नहीं है, जबकि उनके साथ इतने लोगों ने धोखे और फ्रॉड भी किए हैं, बट फिर भी वो रियल इस्टेट को बेहतर समझते हैं कि इन द लॉन्ग रन ये हमें पे ऑफ कर जाएगी। इसमें भी कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से और ऐसी टैक्सेशन इंट्रोड्यूस हुई पिछले 2-3 सालों में जिसने रियल इस्टेट को नोज डाइव की तरह डिप दी है और प्राइसेस आप डिफरेंट एरियाज में 10 to 100% तक ड्रॉप की हैं। तो बात यह है कि अभी पॉजिटिव जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये है कि शायद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को एक अच्छा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि एक हमारी ये कोशिश है कि ये जो कानून में नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन है जिसमें कहा यह जाता है कि कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिसका 183 डेज से 1 ईयर में स्टे कम है वो नॉन रेजिडेंट है। तो पिछले ये कोविड के बाद से काफ़ी पब्लिक ऐसी है जो वर्क फ्रॉम होम के लिए पाकिस्तान मूव ऑन हो चुकी है। तो वो हमने गवर्नमेंट को, फाइनेंस डिवीजन को कन्विंस करने की कोशिश की है कि आप अपनी नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन को रीडिज़ाइन करें और उसके बाद उसमें नाइकॉप पासपोर्ट होल्डर किसी भी कंट्री का या वर्क परमिट जिसके पास अवेलेबल है उसको आप नॉन रेजिडेंट कंसिडर करें। और उस नॉन रेजिडेंट को कंसिडर करते हुए, क्योंकि आप जब प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो जो 236K बायर पे करता है वो एडजस्टेबल है, विद होल्डिंग है, तो एक जो नॉन रेजिडेंट है वो तो उसको एडजस्ट ही नहीं करवा सकता। तो हमारा एक सजेशन ये है कि उनके लिए इस 236K को ख़त्म कर दिया जाए, वो उनके ऊपर एप्लीकेबल ना हो। इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जिन पे काम हो रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि जुलाई से चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ जाएंगी। सर सेकेंडली ये जानना चाहूँगा, ठीक है तो आपने मुझे ओवरसीज़ का बताया, काफ़ी ऐसे भी इन्वेस्टर क्योंकि पाकिस्तान में बैठ के डेफिनेटली उनका सोर्स ऑफ इनकम ही रियल इस्टेट है। अगर हम देखें सर हम लोग ने एक टाइम देखा जिधर फाइलर का 1% था, नॉन फाइलर का 2% था। अभी अगर हम कंपेयर करते हैं तो 10%, 3% फाइलर को पे करना पड़ता है। इसमें कोई आपको बेहतरी दिखाई दे रही है कि आने वाले जून के बाद इसमें कोई बेहतरी है? क्योंकि IMF का जो दबाव आ रहा है मुझे तो ये बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहा है। प्लीज़ सर। नहीं अली, इंशाल्लाह ताला मेरा नहीं ख्याल ये बढ़ेगा, ये कम ही रहेगा। लेकिन बाज़ चीज़ें इस मुल्क में बहुत अनफॉर्चुनेट हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारा फाइनेंस डिवीजन, हमारा FBR, हमारा एक मिजाज बन गया है कि हमने मक्खी पे मक्खी मारनी है। ऑलरेडी जो टैक्स पेयर्स हैं हमने उन्हीं की परसेंटेज को एनहेंस करना है, उन्हीं को निचोड़ना है। हमने अपना टैक्स नेट बढ़ाने के लिए एफर्ट नहीं करते क्योंकि उस पर शायद मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, या फिर इस वजह से भी लोग नहीं करते कि वहाँ से जो नॉन फाइलर लोग हैं, एंटिटीज़ हैं या एरियाज़ हैं, उनसे लोग, हमारे जो हुकाम बाला हैं वो ओबलाइज होते हैं। मतलब एक जैसे आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे जो FBR वैल्यूएशन है वो कुछ 40 डिस्ट्रिक्ट्स में होती है, बट मेजर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। लेकिन जितनी अभी आप बिल्डर्स और डेवलपर्स के प्रोजेक्ट देखें उनकी इंटरनल ट्रांसफर्स हैं, कोई FBR का टैक्स एप्लीकेबल नहीं है उन पे, कोई उन पे स्टैम्प ड्यूटी नहीं है। आप प्लॉट जाके परचेज करते हैं, वो आपकी इंटरनल ट्रांसफ़र करते हैं, अपने चार्जेस लेते हैं, गवर्नमेंट को 1 रुपया रेवेन्यू नहीं जाता। ये हमारा भी फॉल्ट है। इसी वजह से हमारे साथ फ्रॉड भी होते हैं कि गवर्नमेंट के ख़जाने में हमारी तरफ से पैसे जाते नहीं हैं और जो बिल्डर या डेवलपर है उन पैसों की वो चोरी करता है, वो ब्लैक मनी होती है और वो उठा के दुबई पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, लंदन हो जाता है, मलेशिया हो जाता है। सर 7E इंट्रोड्यूस करने का एक्चुअली मकसद क्या था इनका और कहाँ पे भी अब तक इम्प्लीमेंटेड है? अली 7E, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मेरी ज़ाती राय में, मैं एक दफ़ा एक प्रोग्राम में था दुनिया पे, कामरान शाही साहब के साथ और मुसद्दिक मलिक साहब भी साथ थे। एक फैक्ट ये है कि गवर्नमेंट ने ये जो टैक्स लगाया, ये लगाया साहिब हैसियत लोगों पे, ये आम पब्लिक को हिट नहीं करता, ये फैक्ट है। बट ये भी फैक्ट है कि इस टैक्स लगने से हमारी मार्केटें बहुत बुरी तरह मुतासर हुई हैं। बेसिकली ये टैक्स ये था कि आप प्रॉपर्टी को जो होल्ड करते हैं और खाली प्लॉट पड़ा रहता है, जो प्रॉपर्टी में पैसा डंप हो जाता है, जो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे लोग बाहर निकल के को इंडस्ट्री को बिजनेस की तरफ आएँ। बट जो पॉलिसी बनाने वाले हैं उनको ये नहीं आइडिया होता कि हमारी पब्लिक का ये मिजाज नहीं है। आपने लोगों को
स्टडी करने के बाद, रिसर्च करने के बाद टैक्सेशन को लॉन्च करना होता है। इसीलिए मैं 7E को बैड टैक्सेशन कहता हूँ। और बाकी जो चीज़ें आप करना चाहते हैं उनको अगर आप स्टेक होल्डर्स के साथ ऑन बोर्ड होकर बात करके लगाएं तो शायद आपको उसके पॉजिटिव समरात मिले। अभी 7E का करंट स्टेटस ये है कि ये पंजाब और सिंध में एप्लीकेबल है, बलूचिस्तान में भी एप्लीकेबल है, KPK और इस्लामाबाद में ये एप्लीकेबल नहीं है, सिंध में ये 50% एप्लीकेबल है। बाकी 4 जून को सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग है, 5 रुकनी बेंच इसको सुनेगा। लेकिन अपेरेंटली ये नज़र आता है, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग्स में भी गया हूँ, हाई कोर्ट की हियरिंग्स में भी गया हूँ, सुप्रीम कोर्ट चाहती है गवर्नमेंट बजट में इसको टर्न डाउन कर दे, गवर्नमेंट एम्बैरसमेंट से बचने के लिए चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इसको टर्न डाउन कर दे। तो दोनों ये चाहते हैं कि हमें फेस सेविंग मिल जाए। तो अभी देखते हैं कि पब्लिक के साथ क्या होगा। सर सेकेंडली काइंडली ये बताइए कि जो 2024 और 25 को मैं देख रहा हूँ, इसमें आपको क्या लगता है कि फाइलों का बिजनेस सही रहेगा लोगों के लिए, कंस्ट्रक्शन के ऊपर लोगों के लिए सही रहेगा, या रेनोवेशन की तरफ लोग जाएं, या कोई फ्लैट लेके उसको रेंट पे दे दें? आपको क्या दिखाई दे रहा है सर? मुझे ये लगता है कि लोगों ने अब बहुत कुछ सीख लिया है। अब मीडिया इतना वास्ट है, मीडिया की एक्सेस लोगों के पास है। अब मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकेगा। अब लोग जो अच्छे डेवलपर्स हैं, जिनकी नेक नामी है, जिनकी डिलीवरी है, लोग सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे कंसंट्रेट करेंगे और उनको करना भी उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे चाहिए। हवा में जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके पीछे नहीं भागना चाहिए। और बात ये जो फाइल है, ये बेसिकली फाइल नहीं, ये प्लॉट है, ठीक है। इसमें नालायकी हमारे गवर्नमेंट के अदारों की है। भाई वो फाइल बेचता ही क्यों है डेवलपर? वो उसको प्लॉट नंबर लगा के क्यों नहीं सेल करता? अब ये पब्लिक ने नहीं करना है, ये गवर्नमेंट ने करना है। और इसके ऊपर मेरे हिसाब में जो मुझे पता है कि शायद पंजाब गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव ले रही है पल्स के नाम से, कि तमाम डेवलपर्स के ऑफिसेज में म्यूटेशन के लिए एक ऑफिसर डिप्यूट किया जाएगा कि उसके बगैर कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मेंबरशिप फॉर्म या एनीथिंग, जो सोसाइटी जो नाम देना चाहती है अपने इनिशियल लेटर को, उस लेटर पे ऑथेंटिसिटी जब तक नहीं होगी गवर्नमेंट के अदारे की, वो आप नहीं दे सकेंगे। तो काफ़ी ऐसी हैपनिंग्स हैं पॉजिटिव, जिसका बड़ा अच्छा हमारी रियल एस्टेट मार्केट पे पड़ेगा। और जो आप ये कह लें गलत काम कर रहे हैं, नाजायज़ काम कर रहे हैं, उनके लिए मेरे हिसाब में बड़ा टफ टाइम आने वाला है। उनको, मेरे लिए यही सलाह है उनको मेरी तरफ से कि वो सुधर जाएं, अपनी चीज़ों को बेहतर कर लें और अपने आप को अदारों में रजिस्टर करवाएं और जेन्युइन काम करें। सर इन लास्ट में आपसे पूछूंगा, आप रियल एस्टेट में आज की डेट पर अगर किसी को पैसे मिलते हैं, किसी को पेंशन के पैसे मिल रहे हैं, किसी ने अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल आउट की है, उनके लिए बेस्ट डिसीजन आज की डेट में क्या हो सकता है? शॉर्ट टर्म के लिए रियल एस्टेट बेहतर है या फिर आज की डेट में लॉन्ग टर्म के लिए रियल एस्टेट बेहतर है? मैं समझता हूँ जिसको आज पैसे मिलते हैं उसको जो प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, सीइंग इज बिलीविंग, वो जाके देखे और जो चीज़ अच्छी लगती है उसको परचेज कर ले। मैं ये समझता हूँ जिन रेट्स पे आज रियल एस्टेट अवेलेबल है, शायद आने वाले 3-4 माह 5 माह बाद इन रेट्स पे आपको रियल एस्टेट अवेलेबल नहीं होगी। आपकी जो सराउंडिंग्स में जो भी बेहतर डेवलपर है, बेहतर सोसाइटी है, बेहतर टाउन है, बेहतर अथॉरिटी है, ये जज करना आपका काम है। आपको जिस पे कंफर्टेबल फील करते हैं आपको उस पर जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने अपने इस वैल्यूबल टाइम में से मेरे को टाइम दिया। मैं सर को आगे भी इस वक्त से जहमत देता रहूँगा, क्योंकि हमारे सीनियर हैं सर, और सर की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी इन्वेस्टमेंट की डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत पावरफुल होती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।